Welcome to the Questlink IAS Prelims Mastery Program Day 3 Part 2 और आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम में हम लोग स्टैटिक, करंट और पीवाईक्यूज को एमसीक्यू के थ्रू से प्रैक्टिस और रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप। आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक कवर किए गए हैं। हम लोग एक बार इसको ब्रीफली देख लेते हैं। आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में है कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में सिटीजनशिप के क्या क्राइटेरिया थे, उसके बारे में आर्टिकल 5 बात करता है। आर्टिकल 6 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो कुछ पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं उनके क्या राइट्स है, ये आर्टिकल 6 बात करता है। आर्टिकल 7 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और आर्टिकल 9 क्या बात करता है, पर्सन्स वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि जो भी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है उसके कंटिन्यूटी के बारे में आर्टिकल 10 बात करता है। आर्टिकल 11 बात करता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 बात करता है कि जो भी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है उनका जो रेगुलेशन होगा, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप का, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, इनका रेगुलेशन कौन करता है? इनका रेगुलेशन पार्लियामेंट के थ्रू से होता है, राइट। इसका रेगुलेशन पार्लियामेंट के थ्रू से होता है, तो ये पावर जो है वो आर्टिकल 11 के थ्रू से आ रहा है। तो इन सब आर्टिकल्स के बारे में, 5 से 11 आर्टिकल्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 discusses about with reference to the provisions of the Indian Constitution. Consider the following statements. Article 5 to 11 of the Indian Constitution deal with the citizenship. The Constitution contains elaborate and permanent provisions on the acquisition of the and loss of the citizenship. और स्टेटमेंट 3 बोल रहा है इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 5 टू 11 जो है ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है। ओके, ये स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कंस्टिट्यूशन Constitution contains elaborate and permanent provisions. परमानेंट प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है, परमानेंट प्रोविजंस, राइट, ऑफ सिटीजनशिप्स के बारे में। तो ये यहाँ पे हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कभी भी बहुत ज़्यादा इलाबोरेटिव नहीं होता है, वो सग्सींट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही टॉपिक को क्रूशियल तरीके से बहुत ही टू द पॉइंट बात किया जाता है, उसमें इलाबोरेशन नहीं होता है। इलाबोरेशन करने के लिए क्या होता है, लेजिस्लेशन किया जाता है उसका पार्लियामेंट के थ्रू से। ठीक है, ये उसका एग्जीक्यूटिव जो है वो रूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे बना जाता है, लेजिस्लेशन इसका पार्लियामेंट में होता है। उसके बाद फर्दर जो एलोब्रेशन होता है वो एग्जीक्यूटिव रूल्स या जो आपके मिनिस्ट्री जो ऑर्डर्स निकालते हैं उसमें निकाला जाता है। ठीक है, तो इलाबोरेट यहाँ पे हमें देखना होगा। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, तो एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप का जो प्रोविजंस है ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है। प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, या लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इसके बारे में, लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक करके इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तब तक आप इसको पॉज करके अपना अटेम्प्ट भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11। आर्टिकल 5 टू 11 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड क्लॉजेस के बारे में बात कर रही है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है,
मूविंग टू द नेक्स्ट, इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलाबोरेट प्रोविजंस। तो यहाँ पे देखो कि कोई परमानेंट या इलाबोरेट प्रोविजन नहीं दे रहा है। परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकते हैं जो भी लेजिस्लेशन के थ्रू में। और जो इलाबोरेटिव प्रोविजंस है, ये सब इलाबोरेटिव प्रोविजंस हम लोग बाद में देखेंगे कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट होते हैं, इसमें इलाबोरेट प्रोविजंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बात करती है ना, वो उसी समय के बारे में बात कर रही थी जिस समय की आर्टिकल 5 में जब आप देखोगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, का जो सिटीजनशिप क्लॉजेस थे या सिटीजनशिप प्रोविजंस थे, उस समय का बात करती है आर्टिकल 5। लेकिन बाद के जो प्रोविजंस है वो किसमें कवर किए हुए हैं? वो कवर किए हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट में। ठीक है, अब हम लोग फर्दर उस चीज को देखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, it empowers the parliament to enact a law to provide for such matters and any other matter relating to the citizenship। ठीक है, तो पार्लियामेंट को बेसिकली जो है ये पावर दिया जाता है आर्टिकल 11 के थ्रू से कि आप अपना उस पर लॉ बनाइए उन मैटर्स पे, और सिटीजनशिप के प्रोविजंस जो है उसको डिटेल में डिस्कस कीजिए। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट जो है उसी समय उस पावर से सिटीजनशिप एक्ट मेन प्रोविजन जो है 1955 यहाँ से लेके आइए, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से। ठीक है, with reference to the provisions of the Indian Constitution, consider the following statement. Article 5 to 11 of the Constitution deal with the citizenship. Yes, the Constitution contains elaborate and permanent provisions on the acquisition and loss of citizenship. No, बिकॉज जो इलाबरेट और परमानेंट प्रोविजंस हैं वो किसमें है? वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती है, वो कौन देती है? वो पार्लियामेंट देती है, राइट? वो कौन देती है? वो पार्लियामेंट देती है। और इट डील्स विद द प्रॉब्लम एंड एक्विजिशन ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट के बाद जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट पावर करती है, बनाती है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1955 वहां से पावर मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज of persons became the citizens of India at the commencement of the constitution। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या कैटेगरी ऑफ पर्सन्स है, क्या कैटेगरी ऑफ पर्सन्स है जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जिनको मिला। ठीक है ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिला। ठीक है, लेकिन किस टाइम में? इसका कंटेक्स्ट क्या है? किस कंटेक्स्ट में? ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब था उस समय का बात कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अकॉर्डिंगली कब आसपास में 1950 के आसपास में बात किया जा रहा है। तो कौन कौन से कैटेगरी के जो सिटीजन थे उनको मिला है? तो पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ओके, पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये 4 तरह के लोगों का बात कर रहे हैं। पर्सन जो डोमिसाइल थे इंडिया में, जिनका डोमिसाइल था इंडिया में, persons who migrated from Pakistan। ठीक है, persons who migrated to Pakistan but later ऐसे लोग जो पहले पाकिस्तान चल गए लेकिन बाद में वापस आए। और persons of Indian origin residing outside India, जो इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन बाहर में रहे थे। तो कौन कौन से इनमें से कौन से कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स को जो है इंडियन सिटीजनशिप मिलने का प्रोविजंस दिया गया था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इस एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। At the commencement of the Constitution of India, that is 26 January 1950, Article 5 to 8 under Part 2 laid provisions identifying who will be the citizens of India। तो ये देखो कि Part 2 में जो Article 5 to 8 है, ये बेसिकली डील करता है किस चीज़ से, कि किसको सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, किसको सिटीजनशिप मिलेगा।
और खास करके कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, ठीक है, किनको सिटीजनशिप मिलेगा। कौन से 4 कैटेगरी थे? पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया covered under Article 5, subject to the conditions of birth, percentage, and ordinary residence. Persons who migrated from Pakistan to India, covered under Article 6, with conditions varying based on the date of migrations. Persons who migrated to Pakistan but later returned to India. Persons of Indian origin residing outside India. तो जो पर्सन डोमिसाइल थे इंडिया में आर्टिकल 5 में, उसके बारे में बात किया गया है। पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 6 कवर करते हैं। पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया आर्टिकल 7, ठीक है। और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये आर्टिकल 8 में। तो बेसिकली जो चारों टाइप के, इन चारों कैटेगरी के सिटीजन थे, इन चारों को ये प्रोविजन दिया गया है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। Okay, therefore all 4 categories are explicitly recognized by the constitution, therefore option D is the correct answer। ठीक है, तो इसलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखते हैं फाइनली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस कैटेगरी को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिला था एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये चारों कैटेगरी को क्या मिला था? इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का प्रोविजन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A person shall be considered a citizen of India at the commencement of the constitutions if he had domicile in India and fulfill which of the following condition? He was born in India, either of his parents was born in India, he was ordinary resident in India for 5 years and immediately before commencement. तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 only, 1 and 2 only, any one of the above, all of the above। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एक पर्सन है, उस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उसको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। कब माना जाएगा? एक तो उसको हम क्वेश्चन में डोमिसाइल दे रहे हैं, ठीक है, कि उसके पास डोमिसाइल है इंडिया में, लेकिन दूसरा जो है क्या कंडीशन दिया हुआ है? दूसरा बोल रहा है कि आइदर ही वाज बॉर्न इन इंडिया, और हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, और हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। या तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि ही वाज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years immediately बिफोर द कंसिडेंट। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन कौन सा कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए, इनमें से, इस तीनों में से कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए डोमिसाइल के साथ, ताकि उसको जो है सिटीजनशिप मिले। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैड डोमिसाइल इन हिज टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर उसके पास डोमिसाइल है, एंड फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, who was born in the category of territory of India, either of whose parents were born in the territory of India, or who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। तो आर्टिकल 5 जब आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें बोल रहे हैं कि एक पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब उसके पास क्या हो? डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, और इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, एनी वन कंडीशन, ठीक है, कौन कौन सा? एनी वन कंडीशन, आइदर वो बॉर्न हो इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, या उसके पेरेंट्स जो है वो बॉर्न हो इंडियन टेरिटरी में, पेरेंट्स ऑफ बॉर्न इंडियन टेरिटरी में, या क्या है कि ही ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडियन टेरिटरी में नॉट लेस देन 5 years। मतलब कि अगर 5 years से ज़्यादा है, तो इसमें से अगर कोई भी डोमिसाइल के साथ अगर इसमें से
कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देन ही विल बिकम दी citizen of India. Okay, so therefore option C will be the correct answer. मतलब any of the above, कि इंडिया में है उसको कब कंसिडर करेंगे, एक पर्सन को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब मिल सकता है, जब उसके पास डोमिसाइल इन इंडिया हो और इस तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। मतलब या तो वो ही वाज बोर्न इन इंडिया, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, और he was ordinary resident in India for 5 years immediately before the commencement. So option C will be the correct answer. Moving to the next question, that is question number 4. To India, consider the following statements. ये 2021 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया. There is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of the state. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Okay, options say which of the statements given are correct. One only, two only, one and three, and two and three. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, ठीक है, ओनली वन सिटीजनशिप है, और ओनली वन सिटीजनशिप है और वन डोमिसाइल है. ओके, ठीक है. और ए सिटीजन बाय बर्थ, जो हेड ऑफ स्टेट कौन बन सकता है, जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट है. तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन सकता है, और जो सिटीजन बाय बर्थ हो, ठीक है, जो इंडिया में जो सिटीजनशिप लिया जा सकता है उसमें वो नेचुरलाइज सिटीजन नहीं हो, वो सिर्फ सिटीजन ऑफ बर्थ होना चाहिए, या किसी और तरीके से सिटीजनशिप को फॉलो नहीं किया होना चाहिए. जो सिर्फ सिटीजनशिप ऑफ बर्थ है वही प्रेसिडेंट बन सकता है. तो क्या ये करेक्ट है. उसके बाद ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड. देख लो, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि फॉरेनर, अगर मान लो किसी फॉरेनर को इंडियन सिटीजनशिप मिल चुका है, इंडियन सिटीजनशिप उसने किसी तरीके से ले लिया रजिस्ट्रेशन करवा के, या जो भी और क्लॉजेज हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर में से, तो एक बार अगर सिटीजनशिप मिल गया तो थर्ड स्टेप में बोल रहे थे कि फिर इसको रिवोक नहीं किया सकता है, फिर इसको हटाया ही नहीं जा सकता है. तो दिस स्टेटमेंट साउंड्स एक्सट्रीम. ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में चेक करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप नहीं. मतलब पूरे इंडिया में आपको स्टेट में अलग और नेशन का अलग, कंट्री का या नेशन का अलग सिटीजनशिप नहीं मिलेगा. ओनली आपको एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलता है पूरे स्टेट का, इंडिया दैट इज भारत का. ठीक है, कोई स्पेशल स्टेट का आपको सिटीजनशिप नहीं मिलता है. हम लोग पहले देख चुके हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी. इंडिया allows the also follow the principle of single domicile. There is no concept of state domicile under the constitution. ठीक है, तो हम लोग जो डोमिसाइल भी है वो क्या है, डोमिसाइल भी सिंगल है, और जो सिटीजनशिप है वो भी सिंगल है. राइट. अब हम लोग देखते हैं कि हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट. हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट. ठीक है, कि आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 58 है वो बताता है कि इसका क्या प्राइमरी कॉज है प्रेसिडेंट बनने का, कि वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए. तो उसने सिटीजनशिप उसको कैसे मिला है, ठीक है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. ठीक है, हालांकि अमेरिका में ऐसा कैसा होता है, अमेरिका में वो सिटीजनशिप बाय बर्थ होना चाहिए. राइट. The Constitution does not distinguish between a citizen by birth or a citizen by naturalization for the office of president इंडिया में. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 9 को अब जब देखोगे, आर्टिकल 9 में क्या बोल रहे हैं, ए पर्सन हु वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री सीजेस टू बी इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जो है, कोई पर्सन अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है कहाँ, किसी फॉरेन कंट्री का, तो वो सीज हो जाएगा, उसका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा. ठीक है, अंडर सिटीजनशिप एक्ट इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड और डिप्राइव्ड अंडर सर्टेन सिचुएशंस. ठीक है, और सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल 9 के साथ साथ अब सिटीजनशिप एक्ट अगर आप देखोगे 1955,
तो इसमें भी क्लॉज दिया हुआ है कि कैसे कैसे सिटीजनशिप जो है वो रिवोक किया जा सकता है। सिटीजनशिप एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन मे बी डिपेंड ऑन द ग्राउंड्स फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन, डिसलॉयलिटी, एक्ट्स अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर आप इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ में काम कर रहे हो, डिसलॉयलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो इन सब ग्राउंड्स पे आपका इंडियन सिटीजनशिप क्या हो सकता है, रिवोक किया जा सकता है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देख लिए हैं। देयरफॉर ए इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि देयर इज ओनली विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो ये बात तो गलत, ये बात सही है, देयर इज ओनली वन citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of the state। तो यहाँ पे ओनली भी है और ये क्या है कि सिटीजन ऑफ बर्थ नहीं, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे सिटीजन चाहिए, चाहे बर्थ से है, जो नेचुरलाइजेशन से है या किसी भी और तरीके से है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए फॉरनर वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी डिप्राइव्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम सिटीजनशिप दे भी दिए हैं तो इसको रिवोक किया जा सकता है, किसमें से, आर्टिकल 9 के थ्रू से, और जो कंडीशंस है सिटीजनशिप एक्ट में जो भी कंडीशन दिए हुए हैं उसके थ्रू से रिवोक भी किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 states that which of the following is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस एंड एक्विजिशन फॉर सिटीजनशिप। तो एक कंडीशंस जो है, कंडीशंस ऑफ सिटीजनशिप, कंडीशंस ऑफ सिटीजनशिप बताने के लिए, कंडीशंस ऑफ सिटीजनशिप बताने के लिए कौन सी जो अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन से ये फ्रेम आउट कर सकती है। तो इसमें देखो, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली, या पार्लियामेंट। तो अभी तो हम लोग इसमें देख चुके थे कि कौन जो आर्टिकल 11 है उसके थ्रू से किसको अथॉरिटी है सिटीजनशिप के कंडीशंस को बनाने के लिए। एक्सप्लेनेशन में और डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 11 बताता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो आर्टिकल 11 किसको ऑथराइज कर रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ बनाने से, पार्लियामेंट को बोल रहा है। ठीक है, ये बोलते हैं आर्टिकल 11, नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप्स। कि कोई भी प्रोविजन जो इस पार्ट में है shall derogate from the power of parliament to make provision with respect to acquisition and termination and all other matters। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट को प्रोवाइड दे रहा है एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप के लिए। ठीक है ना, तो इसी सिटीजनशिप का जो पावर है इसको यूज करते हुए पार्लियामेंट ने क्या बनाया था, पार्लियामेंट ने फ्रेम किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, 1955, और इसी के थ्रू से जो डिटेल्ड प्रोविजंस है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे कैसे मिल सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशंस, बाय नेचुरलाइजेशंस, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इसका भी कंडीशंस दिए था। तो बेसिकली तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा कि विच इज द कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो जो भी कंडीशंस कौन बना सकती है एक्विजिशन को ऑफ सिटीजनशिप के या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इसके लिए जो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो है पार्लियामेंट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now moving to the next question, that is question number 6. Indian citizenship cannot be obtained by birth, naturalization, absorbing any part of the land and deposit money इन इंडियन मैक्स। तो इंडियन सिटीजनशिप को कैसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है। तो इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेन करने के लिए जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्लॉजेज है उसको देखना पड़ेगा कि
जो जो क्लॉजेज दिए हुए किन तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है और किस तरीके से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। सो देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। तो मेथड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ठीक है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय स्पेशल प्रोविजंस टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स। तो कैसे मिल सकता है सिटीजनशिप एक्ट? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कैसे दिया गया है कि बर्थ के थ्रू से मिल सकता है, कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, या डिसेंट के थ्रू से कि अगर आपके पेरेंट्स जो है इंडिया से हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू से कि कुछ कैटेगरी दिया गया है, कुछ कंडीशंस हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और नेचुरलाइजेशन जो है फॉरनर्स फुलफिलिंग प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन, जो प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं उनके थ्रू से, ठीक है। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, कि अगर कोई इंडिया का पार्ट है, इफ ए टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स सिटीजन मे एक्वायर सिटीजनशिप। तो अगर मान लो कि जैसे कि कुछ समय तक जो है सिक्किम जो है बहुत देर तक इंडिया का पार्ट नहीं था। जब सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी इंडियन सिटीजन्स हो गए, ठीक है। या हम लोग ये भी देखे थे कि गोवा जो है बहुत लेट से इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ के सिटीजन भी इंडियन सिटीजन्स हो गए, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये बात देखना कि डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स हैज़ नो लीगल बेसिस फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। तो आप इंडियन बैंक्स में जो है मनी डाल रहे हैं तो इसका सिटीजनशिप से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग फाइनली देख लिए कि इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय, तो बर्थ के थ्रू से तो हो सकता है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू से भी हो सकता है। अगर कोई एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ द लैंड, कोई इंडिया में कोई टेरिटरी मिल जाता है तो भी सिटीजनशिप मिल सकता है। ये सब सिटीजनशिप एक्ट 1955 के क्लॉजेज है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। लेकिन जो डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स, ये क्या है, ये कोई क्लॉज नहीं है, लीगल क्लॉज नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she। तो कोई भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो अपना कैसे सिटीजनशिप को लूज करेगा, कैसे लूज कर देगा अपना यहाँ का जो सिटीजनशिप है उसको लूज कैसे करेगा। renounces Indian citizenship, okay, voluntarily acquires the citizenship of another country, marries a citizen of another country, ठीक है, ये criticizes the government। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या क्या क्लॉजेस जो दिए हुए हैं ना कि कैसे इंडिया का सिटीजनशिप लूज किया जा सकता है, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू से। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो कैसे लॉस किया जा सकता है? रिनाउंसिएशन से, टर्मिनेशन से और डिप्रीवेशन से। कैसे किया जा सकता है? रिनाउंसिएशन से, रिनाउंसिएशन से, दूसरा है टर्मिनेशन से, दूसरा टर्मिनेशन, तीसरा है क्लॉज वो क्या है? डिप्रीवेशन है, डिप्रीवेशन का क्लॉज है, ठीक है। रिनाउंसिएशन का मतलब क्या हो रहा है? और एनी एडल्ट सिटीजन कैन वॉलंटरी रिनाउंस हिज सिटीजनशिप। तो आप जो है वो वॉलंटरली यहाँ का रिनाउंसिएट कर दिए यहाँ का सिटीजनशिप। अपॉन रजिस्ट्रेशन द पर्सन सीजन टू बी ए सिटीजनशिप, ठीक है ना। माइनर ऑफ सच पर्सन कैन रिज्यूम एट इट्स 18 ड्यूरिंग द वार एंड रजिस्ट्रेशन में विथ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली रिनाउंसिएशन का जो मोटा मोटा मतलब है वो यही है कि आप वॉलंटरी रिनाउंस कर रहे हो, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि अगर सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर फॉरेन, अगर आप कोई वॉलंटरली जो है फॉरेन का सिटीजनशिप ले लिए, ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा कि आप यहाँ के नागरिक हो और नागरिकता आप यूएसए का ले लिए, तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आप वॉलंटरली जो है वॉलंटरली कहीं और किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो, ठीक है। अगर वॉलंटरली जो आप सिटीजनशिप एक्वायर कर ली फॉरेन का तो आप यहाँ के सिटीजनशिप से टर्मिनेट हो जाओगे। और डिप्रीवेशन है कि इंडिया का सिटीजनशिप जो है आपका कंपल्सरली टर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ डिप्रीवेशन मतलब कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा इंडियन का सिटीजनशिप में। उसका कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि अगर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया हुआ है,
आप कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिसलॉयल्टी दिखा रहे हो, ठीक है, या आप जो एनिमी विथ वार है, ड्यूरिंग वार है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या आप 2 साल से was imprisoned abroad for 2+ years within 5 years of registration। ये क्लॉज है कि अगर 2+ years से जो है जो इम्प्रिजमेंट में हो विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी आपका 5 साल का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें आप 2 साल से ज़्यादा जो है इम्प्रिजनमेंट में हो फॉरेन में, ठीक है, लिव्ड आउटसाइड इंडिया फॉर 7+years, 7+years अगर आप कंटिन्यूसली बाहर में हो, तो इन सब क्लॉजेज में क्या हो सकता है, आपको डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप कोई मैरिज कर रहे हो, मैरिज अलोन डज नॉट अफेक्ट इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है ना, कि कोई अगर यहाँ का पर्सन मैरिज कर लिया है बाहर, कोई इंडियन अपना यहाँ की कोई लड़की बाहर में शादी कर ली है, या कोई लड़का है किसी फॉरेन लड़की से शादी कर रहा है, तो आपकी स्पाउस बाहर से है, तो दैट डज नॉट affect your like provisions for citizenship, okay। तो any Indian man or women marrying a foreign citizen does not lose Indian citizenship, it does not affect the citizenship provisions in any way, okay। सिर्फ ये अफेक्ट नहीं करता है, अगर इसके साथ कुछ दूसरे क्लॉजेज हैं देन इट मे अफेक्ट, ठीक है। सिटीजन्स कैन नॉट लूज सिटीजनशिप फॉर मियरली एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, ठीक है, कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में है, ये अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके ये आपको आर्टिकल 19(1)(a) में हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है, ठीक है, तो इससे सिटीजनशिप लॉस नहीं होता है, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन 7 को। ए सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हर सिटीजनशिप इफ सी रिनॉन्सेस इंडियन सिटीजनशिप, ओके, हाँ कर सकता है, ठीक है, अगर इनशिएट्स होगा वॉलेंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, इससे भी हो सकता है, लेकिन मैरीज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, अगर किसी अनदर कंट्री का सिटीजन से शादी किया है, तो इसका इंडियन सिटीजनशिप इससे आप खो दोगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अगर आप रीजनेबल डिसीजन में क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो उससे कोई आपका सिटीजनशिप पे कुछ खतरा नहीं है, बल्कि वो आपका अधिकार ही है। सो बेसिकली जो 1 और 2 ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। विथ रेफरेंस टू दी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में कि कौन सा कैटेगरी एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अ फॉरेन नेशनल हु हैज वंस एन इंडियन सिटीजन, अ फॉरेन स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन मैरिड फॉर लेस देन 2 years, ठीक है, a foreign national whose great parents held in Indian citizenship before 1950, a foreign national Indian origin who has already acquired citizenship of Pakistan और बांग्लादेश। तो इसमें बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, वो कौन बन सकता है, कौन एलिजिबल है। तो इसको देखते हैं, पहले समझते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है कौन, फिर उसका कंडीशन देखेंगे कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज ए मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा दैट होल्ड्स अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेवल एंड स्टे इन इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इसके पास क्या स्पेशल प्रोविजन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, कि मल्टीपल एंट्री है इनका, ठीक है ना, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा है, ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया में, तो ये सब इसके पर्क्स हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने के लिए। लेकिन ये कौन एलिजिबल है, फॉरेन नेशनल एलिजिबल टू, अब ये OCIR कार्ड जो है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो सकता है कि पहले कभी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रहा होगा,
ठीक है, ऑन और एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए था। वाज एलिजिबल टू बिकम ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देख चुके हैं कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उस समय क्या उस समय के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए था। तो बेसिकली अगर आप आर्टिकल 5 देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे कमेंसमेंट में उसमें डिटेल से दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या कंडीशन होना चाहिए था। ठीक है, बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त। ठीक है, ओके, इज a child, grandchild or great grandchild of such citizen. Okay, is a minor child of a person eligible for the above country. Is a minor child whose both parents are Indian citizens or one of the parents is an Indian citizen. Is a foreign origin spouse of an Indian citizen or an OCI card holder. ठीक है, प्रोवाइडेड द मैरिज इज रजिस्टर्ड। तो ये सारे इतने कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि द एप्लीकेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द ओसीआई इफ एप्लीकेंट देयर पेरेंट्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड एवर बीन ए सिटीजन ऑफ शिप ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर उससे एप्लीकेंट रिलेट करता है, कभी उसका सिटीजनशिप रहा हो, ठीक है, या उसके पेरेंट भी कभी सिटीजनशिप रहे हो पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो वो ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि इफ ए फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑन एन ओसीआई कार्ड होल्डर प्रोवाइडेड, देखो कि फॉरेन ओरिजिन स्पाउस भी हो सकती है इंडियन सिटीजन की, वो भी ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि मैरिज इज रजिस्टर्ड एंड हैज सब्सिस्टेड फॉर एटलीस्ट 2 years। तो मैरिज अगर फॉरेन स्पाउस है, मैरिज में अगर फॉरेन स्पाउस है, तो इसमें क्या बोला है, 2+ years होना चाहिए, ठीक है, 2 years कंटिन्यूस 2+ years होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन का, तभी वो ओसीआई बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसमें अब हम लोग देख चुके हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में कौन कौन सा कैटेगरी एलिजिबल है। अ फॉरेन नेशन हु हैज वंस इंडियन सिटीजन, हाँ ये दिया हुआ है प्रोविजंस। ए फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन मैरिड फॉर लेस देन 2 years, तो ये देखो कि लेस देन 2 years है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि 2+ years कंटिन्यूस मैरिज होना चाहिए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं होगा। उसके बाद फॉरेन नेशन हुज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड सिटीजनशिप बिफोर 1950, तो ये बात ठीक है। उसके बाद ए फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो हम लोग देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर एप्लीकेंट सिटीजन होता है, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा ओसीआई के लिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 3 ही सही होगा, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ है पीआईओ के बारे में। द पीआईओ कार्ड स्कीम इज करेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। पीआईओ कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम जो है, ये बोल रहा है कि करेंटली ऑपरेशनल है अभी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, पीआईओ कार्ड स्कीम हैज बीन मर्ज्ड विद द ओसीआई कार्ड स्कीम। अभी सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि पीआईओ कार्ड को जो है ना मर्ज कर दिया गया है ओसीआई कार्ड स्कीम में। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, देखते हैं। देखो पीआईओ कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1995 की तरह से, ठीक है। अप्लाइड टू फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हु हैड इंडियन एसेसिटी अप टू 4 generations एंड हैड एन इंडियन पासपोर्ट अर्लियर। तो देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला केस को भी कुछ कुछ प्रोविजन दिए गए थे, जैसे वीजा फ्री एंट्री, ठीक है, पैरिटी विथ एनआरआई इन इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड कल्चरल मैटर्स, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स को छोड़ के जितना भी आपका इकोनॉमिक, एजुकेशन और कल्चरल राइट्स थे, वीजा फ्री एंट्री थे, तो ये पीआईओ को दिया गया था, ठीक है। और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ कार्ड होल्डर, ये देखो ये 2003 में आया था, और ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2005 में आया था, और इसमें भी सिमिलर प्रोविजंस थे। लाइफ लॉन्ग वीजा टू इंडिया, एग्जेम्पशंस फ्रॉम एफआरआरओ रजिस्ट्रेशंस, पैरिटी विथ एनआरआई, ठीक है। और ये ओवरसीज सिटीजनशिप मतलब यहाँ का जो डुअल सिटीजनशिप है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग डुअल सिटीजनशिप इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली, तो ये ओसीआई था। ये लेकिन मोर सिक्योर और लॉन्ग टर्म स्टेटस था पीआईओ से, तो इसके लिए क्या किया गया ना, 2015 में
2015 में जो है मर्ज कर दिया गया पीआईओ को और जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम्स है, ठीक है। तो इसके लिए ही जब मर्ज कर दिया गया तो पीआईओ कार्ड स्कीम अब ऑपरेशनल नहीं है इंडिया में, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो पीआईओ नो मोर ऑपरेशनल, नो मोर ऑपरेशनल, ठीक है। पीआईओ ऑपरेशनल नहीं है अब इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मर्ज्ड पीआईओ कार्ड स्कीम टू दी ओसीआई कार्ड स्कीम, ठीक है, फॉर सिंगल सिंप्लीफाइड डैशबोरा, ठीक है। ऑल एग्जिस्टिंग पीआईओ कार्ड होल्डर्स कन्वर्ट देयर कार्ड्स टू द ओसीआई कार्ड्स, ठीक है। तो इसके लिए अब जितना भी पीआईओ है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कन्वर्टेड इनटू ओसीआई कार्ड होल्डर्स कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा। इसको फाइनली देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है द पीआईओ कार्ड स्कीम इज करेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया, तो करेंटली ऑपरेशनल नहीं है, ये मर्ज कर दिया गया है, इट हैज बीन मर्ज, ठीक है, विद द ओसीआई। तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, द पीआईओ कार्ड स्कीम हैज बीन मर्ज विद द ओसीआई कार्ड स्कीम। हाँ, 2015 में मर्ज कर दिया जा चुका है 2015 में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 9 डन। Moving to the next question, question number 10. So question number 10, with reference to the Citizenship Amendment Act 2019, consider the following statements. The act creates a separate category of citizenship exclusively on the basis of religion. It reduces the minimum period of residence for naturalization from 11 years to 5 years. The act applies uniformly to all states and union territories of India. तो देखो क्वेश्चन बेसिकली किसके बारे में है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। पहला बोल रहा है कि द एक्ट क्रिएट्स अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप, द एक्ट क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप, ऐसा है, वी हैव टू चेक, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है इट प्रोवाइड ए मिनिमम पीरियड ऑफ रेसिडेंस ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो जो मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड होना चाहिए था, ठीक है, मिनिमम पीरियड जो रिक्वायर्ड था नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ये एक्ट बोलता है वो 11 ईयर से घटा करके कितना कर दिया है, 5 ईयर्स कर दिया है, ठीक है। और थर्ड बोल रहा है द एक्ट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्मली अप्लाइड है। तो ये तीन स्टेटमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में बोल रहा है। So let's check this Citizenship Amendment Act 2019. In December 2019, Parliament enacted to amendment the Citizenship Act 1955, inserting a new provision to sections 21B, which defines the term illegal migrant. Under this amendment, persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who entered India on or before 31st December 2014 and who have been exempted by the central government under the Passport Entry Act 1920 or Foreigners Act 1946 are excluded from the category of illegal migrants. तो देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कर रहा है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 इसको अमेंड कर रहा है, कौन से सेक्शन को, सेक्शन 21B को, जिसमें कि इलीगल माइग्रेंट का इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो इसमें इस जो अमेंडमेंट है, तो इसमें जो सर्टेन सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी है, जिसमें कि हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, बुद्धिस्ट है, जैन है और पारसी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कहाँ से, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से एंटर किए हैं इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले जो किए हैं, तो उनको क्या है कि एग्जाम्पशन मिलेगा इसके थ्रू से, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से, ठीक है। और सच पर्सन जो है इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई करने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर इन जो दिए हुए कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हैं, तो वो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप होंगे इस एक्ट के थ्रू से, ठीक है। अब ये इसमें ये देखना है कि ये कोई नया कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप नहीं है,
ठीक है ना। इसलिए जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेचुरलाइजेशन जो था वो उसको क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया है, ना कि जो है एक नया सिटीजनशिप का क्राइटेरिया को क्रिएट किया गया है। ठीक है। The act reduces the residence requirement for naturalization from 11 years to 5 years for the specified communities. तो ये बात सच है कि जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट था, रेसिडेंस रिक्वायरमेंट था, वो 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया, फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ठीक है। और इट एक्सक्लूड्स द एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर 6 शेड्यूल एंड इनर लाइन परमिट। तो इसमें ये बात देखना होगा कि जो भी 6 शेड्यूल एरियाज थे, ठीक है ना, कुछ 6 शेड्यूल एरियाज हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, और जहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे कि इनर लाइन परमिट का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये यूनिफॉर्मली अप्लाइड नहीं है, यूनिफॉर्मली अप्लाइड एक्ट नहीं है, राइट। बेसिकली कोई भी यूनिफॉर्मली अप्लाइड एक्ट बहुत कम ही होते हैं, इसलिए इसको एक्सट्रीम समझा जाता है इस स्टेटमेंट को। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक बार फाइनली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, कि द एक्ट क्रिएट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो हम लोग प्रीवियसली सॉल्यूशन देखे हैं उसी को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। द एक्ट क्रिएट्स अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेपरेट कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप तो नहीं बनाया गया है। इसमें सिर्फ क्या किया गया है, क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन है, ओनली रिलैक्सेशन ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, नो सेपरेट सिटीजनशिप। It reduces the minimum period of residence from naturalization from 11 years to 5 years। हाँ, 11 से 5 कर दिया गया है मिनिमम पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस को। द एक्ट अप्लाइज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली नहीं अप्लाई होता है। द एक्ट यूनिफॉर्मली टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, नहीं, यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं है। कौन कौन से एरिया एक्सक्लूडेड है, कौन कौन से एरिया एक्सक्लूडेड है, जो 6 शेड्यूल के एरियाज है, जो उन एरियाज जहाँ पे कि इनर लाइन परमिट का रिक्वायरमेंट होता है वो एक्सक्लूडेड है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड statement is right and first statement is wrong, so the answer will be only one। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास। तब इसमें बहुत ही पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, 11 दिसंबर 2018। तो यहाँ पे ईयर से एलिमिनेट कर सकते हैं, 2018 में तो नहीं था। ठीक है, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020, ये भी नहीं है। ये 2019 में से हमें देखना होगा कि कौन सा डेट है। तो बेसिकली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 11 दिसंबर को पास आउट हुआ था, राइट, 11 दिसंबर 2019। लोकसभा जो है दिसंबर 9 को की थी, अप्रूव की थी, और राज्यसभा जो है दिसंबर 11 को। हेंस 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर करेंटली अंडर इनर लाइन परमिट। अभी हम लोग इनर लाइन परमिट के अंदर में देखे थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये इनर लाइन परमिट में जो है जहाँ पे इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या होता है और कौन कौन से स्टेट में लगा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इनर लाइन परमिट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। ठीक है, 5 ऑप्शन है और इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग इनर लाइन परमिट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनर लाइन इम्प्लीमेंटेड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसके अंदर जो है इनर लाइन परमिट जो है, इसके इनर लाइन परमिट को कैसे डिफाइन किया गया है, एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है दैट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ इंडियन सिटीजन्स इनटू द नोटिफाइड प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज फॉर ए स्पेसिफाइड। जैसे कि आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ पे आपको वीज़ा लेना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए, तो इसी तरह से इनर लाइन परमिट आपको लेना पड़ेगा अगर आप इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ट्रैवल करना चाहते हो। इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ये BFIR के अंदर में जो नोटिफाई किया गया है, तो आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह लेना होगा जिसको परमिट बोलते हैं, इनर लाइन परमिट।
The regulation was originally enacted during the British colonial period to safeguard Crown's commercial interests by restricting the movement of British subjects into foreign frontier regions. ठीक है. Um, After independence 1950, the government of India replaced the term British subjects with the citizens of India, thereby continuing the regulatory framework in the constitutional setup. तो ये बेसिकली प्री कॉलोनियल एरा का अरेंजमेंट था, जिसमें कि ब्रिटिश सब्जेक्ट को वो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट बचाना था उन फ्रंटियर एरियाज में, तो उसके लिए मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये इनर लाइन परमिट का प्रोविजन लाया गया था. लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में सिमिलर लॉ लेके आया गया. सिमिलर फ्रेमवर्क में सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट को छोड़ के ब्रिटिश सिटीजन्स ऑफ इंडिया कर दिया गया. ठीक है. तो अभी क्या है कि इनिशियली जो था ना, ये सेक्शन 2 ऑफ द BFR, ये ILP रिजीम कहाँ था? ILP रिजीम बेसिकली स्टार्टिंग में कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश में था, नागालैंड में था और मिजोरम में था. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में था. ठीक है. बट 2020 में ये इसका एक्सटेंशन कहाँ कर दिया गया है? मणिपुर में भी कर दिया गया है. मणिपुर में. तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जो है अभी ILP फ्रेमवर्क में आता है. तो अरुणाचल प्रदेश, इस क्वेश्चन नंबर 12 को रिवाइज करते हैं कि करेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर करेंटली अंडर इनर लाइन परमिट. ILP रिजिम में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, यस. नागालैंड, यस. मिजोरम, यस. मणिपुर, यस. असम नहीं है. ठीक है. तो आंसर विल बी 1 2 3 4. Option B will be the correct answer. Okay. Now moving to the next question, that is question number 13. Question number 13 goes like this. Consider the following statements. The National Population Register is a register of usual residents of India. Includes both citizen and non-citizens. Inclusion in the National Population Register ऑटोमेटिकली कन्फर्स इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है. तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. किसके बारे में पूछा गया है? नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्ट्रार के बारे में. इसमें बोल रहा है कि फर्स्टली डिफाइन किया गया है कि ये एक रजिस्टर्ड है यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. इसका डेफिनेशन क्या है कि ये एक रजिस्टर है यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है. जिसमें कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड होते हैं. ओके. और इंक्लूजन ऑफ NPR ऑटोमेटिकली, अगर आपका NPR में हो जाता है इंक्लूजन, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा. इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है. द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर was a register for the resident of India. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है एक रजिस्टर है रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए. ठीक है. इट वाज प्रिपेयर्ड एट द लोकल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड द इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल 2003. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये किसके लिए इशू किया गया था? एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब इसमें ये समझना है कि यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बोल रहे हैं. यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ NPR. जो इसमें यूजुअल रेसिडेंट बोल रहे हैं वो क्या है कि जो भी पास्ट 6 मंथ से इंडिया के लोकल एरिया में रह रहा है या फिर जो रहना चाह रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट 6 मंथ तक, उन सबको जो है रेसिडेंट माना गया और उनके लिए NPR जो है मैंडेटरी किया गया था. ठीक है. तो NPR का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंप्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस होना चाहिए कि कौन कौन रेसिडेंट हो रहे हैं. इसमें सिटीजन भी होंगे और नॉन सिटीजन भी इंक्लूडेड होंगे. ठीक है. ये NPR हो गया. NPR पहले कब क्रिएट किया गया था? 2010 में. ठीक है. और ये चीज देख लो कि NPR जो है ना, NPR में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है दैट डज नॉट मीन
सिटीजनशिप के लिए जो प्रोविजंस हैं वो क्लॉजेस कहाँ पे दिए हुए हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955 वहाँ से है, या फिर अभी सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 वाला में से, वहाँ से आपको जाके सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से कि क्या दिया हुआ था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स। ये बात हम लोग देख लिए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्लूजन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ऑटोमेटिकली, एक्सट्रीम वर्ड, कन्फर्स द इंडियन सिटीजनशिप, नहीं ऑटोमेटिकली बिल्कुल नहीं देगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया। ठीक है, एनआरसी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी एनआरसी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, एनआरसी इज अ रजिस्टर कंटेनिंग द नेम्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेंसस ऑफ 1971। तो एनआरसी बोल रहा है, ये क्या है? एनआरसी में कौन होते हैं? सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले बोल रहा है कि 1971 में प्रिपेयर किया गया था। 1971 में एनआरसी अपडेशन एक्सरसाइज इज गवर्न्ड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003। ओके, एनआरसी अपडेशन हैज बीन कैरिड आउट इन ऑल बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बोल रहा है कि अभी जो एनआरसी अपडेशन है वो सारे बॉर्डर स्टेट्स में कन्वे किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अब एनआरसी के बारे में देखते हैं कि एनआरसी इज ए रजिस्टर कंटेनिंग द नेम्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। एनआरसी क्या है? एनआरसी बेसिकली वो रजिस्टर है। रजिस्टर्स किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। ठीक है, और फर्स्ट प्रिपेयर किया गया था कब? आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951 सेंसस में। सबसे पहले कब तैयार किया गया था? सेंसस ऑफ 1951 से, to record all the persons enumerated during that census as citizen of India। ठीक है, अब एनआरसी अपडेशन इज बेसिकली, अब एनआरसी का क्या है कि ये तो 51 में क्रिएट किया गया था, लेकिन अभी जो एनआरसी अपडेशन के बारे में बात किया जाता है, इसमें क्या है कि इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनलिस्टिंग द नेम्स ऑफ दोज पर्सन्स whose names appear in the electoral rolls up to the 1951 NRC or any of the admissible documents supplemented। तो बेसिकली देखना है 1971 तक में जो है किसी का नाम अपीयर हुआ था या उसके डिसेंडेंट्स का नाम अपीयर हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसको अपडेट करने का बात होता है। ठीक है, और ये जो गवर्न किया जाता है वो बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंदर में गवर्न होता है। ठीक है, और अभी तक जो अपडेशन है वो बेसिकली असम में ही किया गया है। असम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर एनआरसी वाज सब्सिक्वेंटली अपडेटेड। बाकी भी करने का प्रोविजन था, बट अभी नहीं किया गया है। ठीक है, और ये देख लो कि एनआरसी का जो अपडेशन था वो बेसिकली जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसको उनके डिपोर्टेशन के लिए भी, ये भी उनमें से एक मकसद है एनआरसी में। ठीक है ना, कि जो भी इलीगली रह रहे हैं इंडिया में उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अब इसमें से इसका क्रिटिसिज्म भी एक तरह से देखा जाता है कि मान लो कि जो लोग एनआरसी में आइडेंटिफाई हुए, ठीक है, आइडेंटिफाई हुए कि वो सिटीजन्स नहीं है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन नहीं प्रूव कर पाए अपने आप को, सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन नहीं है ये प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब देखो इसमें से हमें जो CAA 2019 में प्रोविज़न है, इसके थ्रू से जो है, जो भी अगर मान लो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ होगी, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ होंगी, ठीक है, तो वो क्या कर सकती हैं, यहाँ से दोबारा रीअप्लाई कर सकती हैं सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, इंडियन में। लेकिन अगर मान लो कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होगी, तो वो यहाँ पे क्या कर सकती है, अगर यहाँ पे एनआरसी में आइडेंटिफाई नहीं हुए तो वो रीअप्लाई नहीं कर सकती है। इसके लिए इस एनआरसी को जो है कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसका वन ऑफ दी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, हालांकि इसके पीछे बोला जाता है कि जो कोई डिफरेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर में। ठीक है,
तो एक बार फिर से एनआरसी पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं कि एनआरसी इज ए रजिस्टर कंटेनिंग द नेम्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेंसस ऑफ 1971। तो ये बेसिकली कब है? 1951 है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। एनआरसी अपडेशन एक्सरसाइज इज गवर्न्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरसी अपडेशन हैज बीन कैरिड आउट इन ऑल बॉर्डर स्टेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ये कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है एसआईआर के बारे में। ठीक है, कि एसआईआर के बारे में क्या क्वेश्चन है कि with reference to the special intensive revision of electoral rolls, consider the following statements. SIR is a comprehensive exercise undertaken by the Election Commission of India to include all eligible voters and remove ineligible entries from the electoral rolls. तो SIR बेसिकली क्या है? इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक एक्सरसाइज है जिसमें कि जो भी इलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा और जो इनएलिजिबल वोटर्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके लिए एसआईआर लेके आ गया है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इट्स पावर टू कंडक्ट एसआईआर फ्रॉम द आर्टिकल 368। अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ये पावर लेके आ रही है ना, वो कहाँ से लेके आ रही है? आर्टिकल 368 से लेके आ रही है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। प्रायर अप्रूवल टू द स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी। अब इसमें बोल रहा है कि जो एसआईआर कंडक्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल किसे चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट से, जिस स्टेट गवर्नमेंट में उसको एसआईआर कंडक्ट करवाना है। ठीक है, तो एसआईआर एक्सरसाइज वाज फर्स्ट कंडक्टेड। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फर्स्ट एसआईआर है वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था 2025 में। ये 4 स्टेटमेंट है एसआईआर के बारे में। देखते हैं। ठीक है, कि SIR is a comprehensive exercise undertaken by the Election Commission of India to all eligible Indian citizens. ठीक है, to ensure that all eligible Indian citizens are included in the electoral rolls. जो भी eligible citizens है वो electoral rolls में आ जाएं and ineligible entries are removed. और जो ineligible entries है उसको remove कर दिया जाए। ठीक है, उसको remove कर दिया जाए किससे? electoral rolls से। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 जो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल बेसिस क्या है, तो लीगल बेसिस है इसका क्या? आर्टिकल 324। आर्टिकल 368 से क्या आता है? आर्टिकल 368 से तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। ठीक है ना। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन को पावर देती है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस का। ठीक है, और सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के थ्रू से जो है इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है कि आप जो है इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सकते हैं। इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सकते हैं विदाउट इन एनी स्टेट विदाउट प्रायर परमिशन। ठीक है ना, तो कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेट कमीशन जो है एसआईआर को विदाउट स्टेट के परमिशन के कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, अब एसआईआर, अब देखो एसआईआर क्या है कि पहली बार बिहार में कंडक्ट किया गया था? नहीं है। एसआईआर जो है 1951 से जो है 8 बार एसआईआर कंडक्ट किया जा चुका है। ठीक, बिहार में जो इलेक्टोरल का अब इंटेंसिव एसआईआर बिहार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल्स रैप्ड अप सक्सेसफुल 2025 में किया गया था बिहार में, लेकिन दिस वाज नॉट द फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, वो 1951 से ही चले आ रहा है एसआईआर। ठीक है, अभी देखो कि एसआईआर का जो सेकेंड फेज है इसमें अच्छा हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने नेशन वाइड एसआईआर का घोषणा किया है। और सेकेंड फेज में जो 9 स्टेट है जैसे कि असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, केरल और यूनियन टेरिटरीज में उन्होंने एसआईआर होने की जो है बात कही। तो इसके लिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं कि एसआईआर इज ए कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड रिमूव इनएलिजिबल वोटर्स एंट्री फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स। मतलब कि एसआईआर एक ऐसा एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें कि सारे एलिजिबल वोटर्स को इंक्लूड किया जाता है और जो इनएलिजिबल एंट्री है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
Second statement, the election commission derives its power to conduct SIR from article 368. तो इलेक्शन कमीशन जो है SIR कंडक्ट करने का पावर आर्टिकल 368 से लेके आता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 368 से नहीं लाता है, 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर कंडक्टिंग SIR इन स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है SIR के लिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 अधिकार देता है कि आप बिना प्रायर अप्रूवल के स्टेट के बिना इन्फॉर्म किए हुए आप जो है SIR कंडक्ट कर सकते हो। सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, SIR एक्सरसाइज वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन बिहार। तो फर्स्ट जो है वो 1951 से ही हम लोग देख चुके हैं कि कंडक्ट रेगुलरली किया जा रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। और बिहार में कंडक्ट किया गया था 25 में, बट इट वाज नॉट द फर्स्ट। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बारे में देखेंगे। टिल देन एंजॉय योर स्टडी। बाय।